कल हमने बात की थी कि क्या चीज़ें, भाई इस रो में इधर इधर हो जाए, जगह बना दें एक ही दफ़ा एंटर जगह बना दें, लास्ट रो भी कैब वाले भाई इधर उधर हो जाए, भाई ये सेकंड लास्ट इधर हो जाए, यार मुझे आना पड़ेगा भाइयों, इधर इधर हो जाओ और इधर हो जाओ, नजर आएगा बिल्कुल, इधर इधर हो जाओ, इधर इधर हो जाओ, उधर उधर हो जाओ, थोड़ा और उधर हो जाओ भाई, उधर हो जाए ना नजर बिल्कुल उसी तरह आएगा, आप भी थोड़ा सा उधर हो जाओ, आगे भी आ सकते हो। अच्छा अच्छा भाई, कल बात की थी कि क्या चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है, आज हमने ये बात करनी है क्या चीज़ें कैपिटल एसेट हैं। फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं जो चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये हाइब्रिड वाले टाइम पे आएगा नहीं, वरना कोई फायदा नहीं है, एक ही दफ़ा सही तरह पढ़ लें जो पढ़ना है, इसलिए एक ही दफ़ा होता है ज़िंदगी में, बार बार नहीं। अच्छा जी, तो ये कोई बंदा है, ये इसका घर है और ये इसकी दुकान है। अब सवाल ये राइज होगा कि घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मूवेबल हैं, मिसाल के तौर पे घर के अंदर बर्तन पड़े होंगे, घर के अंदर जो है वो बीपी ऑपरेटस, हाँ ठीक है पड़ा होगा, शोहर को बीपी का मसला होगा तो बीपी ऑपरेटस पड़ा होगा, घर के अंदर जो है वो कोई और प्लेटें पड़ी होंगी, घर के अंदर फर्नीचर पड़ा होगा, घर के अंदर मोटरसाइकिल होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोहतरम कहलाती हैं पर्सनल एसेट, इसके जो घर में पड़ी हुई हैं, और ये पर्सनल के साथ साथ मूवेबल भी हैं, सारी चीज़ें मूव कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो दुकान के ऊपर अगर आए तो जो पंखा लगा हुआ है, या कोई ऐसा भी तो हो सकता है दुकान पे एक कुर्सी हो जिसके ऊपर दुकान के एम्प्लॉयज बैठते हों चीजें सेल करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो दुकान के अंदर पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे दुकान का पंखा है, दुकान की कुर्सी है, दुकान की और चीजें हैं, ये चीजें जो है वो आपके यूज के लिए हैं, या आपके दुकान पे बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए हैं, ये एज अ फिक्स्ड एसेट यूज होती हैं, और जैसे जैसे ये इस्तेमाल होती हैं वैसे वैसे अपनी वैल्यू लूज करती हैं, इसलिए ये डिप्रिशिएट होती हैं। तो जो चीजें दुकानदार की दुकान पे इस्तेमाल के लिए पड़ी हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। द रीजन इज कि वो बिजनेस का एसेट होंगी, और इसके साथ दुकान के ऊपर जो बिस्किट पड़े हैं, बॉटल्स पड़ी हैं और चीजें पड़ी हैं, वो सारी की सारी भी कैपिटल एसेट नहीं है, बिकॉज वो चीजें दुकान के ऊपर जो सेल के लिए पड़ी हैं एज अ स्टॉक, इनका बेचना जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनका बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। ओके, अब ये सवाल टाइम पे आएगा, अब ये सवाल अराइज होता है कि क्या चीजें फिर कैपिटल एसेट हैं, क्या चीजें कैपिटल एसेट हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जरा ये एक्सेप्शंस देख लें। पेज नंबर कौन सा है ये बताएं जरा, 226। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कैपिटल एसेट से मुराद हर किस्म की प्रॉपर्टी है, हेल्ड बाय अ पर्सन, जो एक बंदा होल्ड करे, हेल्ड बाय अ पर्सन जो कि एक बंदे के पास है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। कहते हैं कुछ कैपिटल एसेट ऐसे भी होंगे जिनका बिजनेस से ताल्लुक है, कुछ होंगे जिनका बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कैपिटल एसेट्स होंगे, वो देखेंगे हम बाद में कौन से हैं। अभी कैपिटल एसेट्स की बात को छोड़ें, अभी हम पढ़ने लगे हैं बट डज नॉट इंक्लूड, मोहतरम आप डेली लेट आते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। क्या? एनी स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, एनी स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, तो लिखें इसके ऊपर बिस्किट बॉटल्स फॉर सेल इन शॉप, स्टॉक के ऊपर लिखें बिस्किट बॉटल्स फॉर सेल इन शॉप। फॉर सेल इन शॉप, ओके। एनी स्टॉक हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, तो बिस्किट और बॉटल्स जो दुकान पे बेचने के लिए रखे हुए हैं, डेट विल नॉट बी अ कैपिटल एसेट, रादर इट विल बी अ बिजनेस एसेट, रादर इट विल बी अ बिजनेस एसेट। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कंज्यूमेबल्स, जैसे आप डॉक्टर साहब के पास चले जाएं तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक के ऊपर जो है वो कॉटन पड़ी होगी, अब वो अगर डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया टीका लगाने में, एक तो टीका लगाते हैं ना, दूसरा टीका भी लगाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया वो टीका लगाने में, तो टीका लगा के वो फेंक देंगे, तो उस कॉटन को कुछ सेव नहीं कर लेंगे, तो वो कॉटन जो है डॉक्टर साहब की क्लिनिक में एज ए बिजनेस यूज हो रही है बिजनेस में, तो उसको भी आप कैपिटल एसेट, ये तीनों चीजें जो हम पढ़ने लगे हैं ये कैपिटल एसेट नहीं है। कंज्यूमेबल स्टोर, क्योंकि ये भी कौन सा एसेट है उसका, बिजनेस एसेट है। ओके, नेक्स्ट टाइम पे आया करें, हाइब्रिड क्लास का फायदा कोई नहीं इस तरह, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ा डिसीजन लेने क्या करना है। और रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी मेरे भाई कैपिटल एसेट नहीं है,
रॉ मटेरियल क्या होता है? मिसाल के तौर पे होंडा कार्स वाले हैं, तो होंडा कार्स वाले कहते हैं हमारे पास अभी टायर बने हुए हैं जो हमने गाड़ी में कन्वर्ट नहीं किए, तो ये रॉ मटेरियल है। ऑब्वियसली जब टायर कन्वर्ट करेंगे गाड़ी में, तो गाड़ी तो इनके लिए स्टॉक होगी जो बिजनेस में बेचने के लिए है, और गाड़ियां इनके लिए बिजनेस के एसेट होंगे जिनको कल को जाके बेचेंगे। तो इसलिए तीन चीजें, और मजे की बात समझे, तीनों चीजें बिजनेस में यूज हो रही हैं। स्टॉक यूज्ड इन business, consumable stores used in, raw material used in. When it is for business, obviously it does not fall under the picture of capital gain. Okay, चले आगे। Any property for which depreciation or amortization is allowed under the head income from business. अच्छा जी, जो बिजनेसमैन है की हो गया है। अच्छा, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है या कोई भी बिजनेस, उसके अंदर कुछ होते हैं फिक्स्ड एसेट और कुछ होते हैं इनटेंजिबल्स। फिक्स्ड एसेट्स में मिसाल के तौर पे बिजनेस, आप मिसाल के तौर पे किसी बड़े जनरल स्टोर पे चले जाएं, तो बड़े जनरल स्टोर्स के ऊपर आपको एम्प्लॉइज के लिए पड़ी हुई चेयर नजर आ रही होंगी, आपको क्या वार्डरोब कहते हैं जहां पे बर्तन वगैरह बाकी चीजें डिस्प्ले के लिए लगे होते हैं, शेल्फ्स कहते हैं, शेल्फ, आपको शेल्फ्स लगी हुई नजर आती होंगी, आपको जो है वो कंप्यूटर लगे हुए नजर आते होंगे। ठीक है, किसी जनरल स्टोर पे चले जाएं, आपको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो महसूस होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो है वो और भी आपके कोई इंटेंजिबल्स वगैरह हो सकते हैं। इंटेंजिबल्स, माइक, अब आवाज आ रही, बस हम मुंह में डालने की कसर रहेगी है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर वगैरह और ये सारी चीजें, ये भी क्या है बोले, इनटेंजिबल है। रोज है, इनटेंजिबल है। तो अब सवाल ये होगा कि ये वाली चीजें जो है वो इस्तेमाल होके होती हैं डेप्रीशिएट, अपनी वैल्यू लूज करती हैं, और ये वाली चीजें इस्तेमाल होके होती हैं अमोर्टाइज। तो इनटेंजिबल्स के लिए अमोर्टाइज का लफ्ज है और टेंजिबल्स के लिए डेप्रीशिएट का लफ्ज है। साथ वाले को प्यार से समझाएं, बेटा नोट कर लो, बेटा क्या करें उसे। इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, अगर ये आपने भी पूछना था तो मैं ये क्लास छोड़ के जा रहा हूं जिन्होंने FA2 पढ़ी हुई ऑलरेडी। अल्लाह अकबर, ये दिन भी देखने थे जी। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक ही चीज होती है, वैल्यू लूज करना चीज की। अमोर्टाइज, देखो बिजनेस के एसेट्स हैं, चेयर है, अब ये चेयर डेप्रिशिएट हो रही है इस वक्त, थोड़ी देर बाद देखना इसका क्या हाल होगा। तो बैठने से ये चीजें डेप्रिशिएट होती हैं, वैल्यू लूज करती हैं। बिजनेस का चेयर, बिजनेस के शेल्फ, बिजनेस के कंप्यूटर, इसी तरह सॉफ्टवेयर है, इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ एक्सपायर होती चली जाती है, तो इसलिए इसको अमोर्टाइज करते हैं। इनटेंजिबल्स ये मतलब होता है, ये मिसाल दे दी, पीछे क्या रह गया। सॉफ्टवेयर कभी देखा आप लोगों ने, वो इंटेंजिबल होता है, टच नहीं हो जाता, टच नहीं हो सकता। साथ वाले के मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड टच करे, जो सॉफ्टवेयर है नहीं टच हो सकता, तो इनटेंजिबल्स की मिसाल दे दी। ओके, नेक्स्ट ये आगे चलें। टेंजिबल्स कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें टच किया जा सकता है? फिक्स एसेट को क्या कहते हैं? टेंजिबल। और जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उन्हें इंटेंजिबल्स। तो बिजनेस में वो चीजें जो डेप्रिशिएट होती हैं, दांत अंदर करो, बिजनेस में वो चीजें जो डेप्रिशिएट होती हैं और बिजनेस में वो चीजें जो अमोर्टाइज होती हैं, उनको बिजनेस के चैप्टर में डील करेंगे या कैपिटल गेन के चैप्टर में? मेहरबानी। अच्छा जी, पॉइंट जी, सी डिलीट हो गया हुआ लॉ से, और कोई बात करनी है तो क्लास के बाद आना। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल, हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और हिज फैमिली डिपेंडेंट, या उसके बीवी बच्चे, या उसके बीवी बच्चे। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो बंदे के पास हो या उसके बीवी बच्चों के पास हो, वो पर्सनल यूज में आती हो। किस में आती हो? पर्सनल यूज में आती हो। अब भाईजान माजरत के साथ हम इसके घर तक पहुंचेंगे, जब हम इसके घर तक पहुंचेंगे तो घर में जाके जिन जिन चीजों को हिला के देखेंगे और वो हिल जाएंगी, तो उनको क्या कहेंगे? बोले मूवेबल। बंदे खुद नहीं, बंदों की बात नहीं करनी, ठीक है? तो जिन जिन चीजों को हिला के देखेंगे वो हिल जाएंगी, डेट विल बी कंसिडर्ड एज बोले
मूवेबल एसेट, ठीक है। वो अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो जरा सुनते रहें, कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। मिसाल के तौर पे घर का एसी, घर के पंखे, घर के अंदर लगी हुई बिजली की वायरिंग, घर के बर्तन, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, जितनी चीजें, कुर्सियां, मेजें, वो जहेज का पड़ा हुआ पुराना सामान जो कभी खोला नहीं, पेटियां, कपड़े, कपड़ों के थान, वो बड़े बड़े फरनाइल के अंदर जो डाली हुई गोलियां, सारी मूवेबल हैं। सारी चीजें क्या हैं? मूवेबल है। तू क्या डिसाइड कर ले, हम ये कर लें। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी बोले? मूवेबल। मूवेबल होने की वजह से ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो घर में पड़ी हुई सारी मूवेबल चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। आज जब अफ्तारी हो रही होगी तो प्लेट के नीचे आपने लिखना है इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ओके, अम्मी सेड व्हाई? अम्मी इट इज नॉट, इट इज मूवेबल। बेटा यू योरसेल्फ इज मूवेबल। ओके, हाउएवर फॉलोइंग एसेट्स हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और इस बीवी बच्चे शैल बी, ओ तेरी खैर, शैल बी कंसिडर्ड एज, लेकिन घर में पड़ी हुई ये चीजें अगर मूवेबल हैं तो इनको मूवेबल होने की वजह से स्टिल कैपिटल एसेट कहेंगे। जैसे भाई तशरीफ ले आए हैं, इनको मूवेबल होने की वजह से स्टिल कैपिटल एसेट कहेंगे। सुने आपने एक दिन में 12 लेक्चर लिए हैं, एक दिन में 24 घंटे में, खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, 24 घंटे में आपने टेक्स्ट के 12 लेक्चर अटेंड किए फिजिकल को ज्वाइन करने के लिए, और आज फिर लेट क्यों हो गए? क्या क्या करते रहे? वैसे ही मिलियां मारते रहे। मुझे 12 लेक्चर वाला याद करते रहे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन सुनाओ। याद तो कुछ नहीं किया, ऐसे लेक्चर लेने का क्या फायदा? चलो हैव अ कुर्सी, कल से टाइम पे इधर आए, इधर आगे आए भाई, आगे जगह बनवाए इनके लिए। जी भाईजान, यार घर में पड़ी हुई ये चीजें ना माना के मूवेबल हैं, बट दे विल स्टिल बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। पेंटिंग, मुजस्मा, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मुसव्विदा, कोई पुरानी तहरीर घर में पड़ी हुई है कीमती सी, रेयर मुसव्विदा तहरीर कोई, फोलियो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और बुक, रेयर बुक होनी चाहिए भाईजान, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, रेयर फोलियो, रेयर बुक कोई घर में पड़ी हुई है। पोस्टेज स्टैंप, बड़ी वो नेहरू के जमाने की टिकटें, पोस्टेज स्टैंप, और फर्स्ट डे कवर, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है स्टैंप्स के केस में, फर्स्ट डे कवर, कॉइन और मेडोलियन या साथ वाला, सॉरी, और एन एंटीक। तो ये जो चीजें घर में पड़ी हुई हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज, बोल रहे हैं, कैपिटल एसेट। हालांकि पर्सनल भी हैं और मूवेबल भी हैं, दे स्टिल बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। क्लियर? अब बता दें जी, अम्मी के ड्रॉर में जो पड़े हुए कड़े हैं वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। भाई ने जो पेंटिंग लगाई हुई है अपने कमरे में वो कैपिटल एसेट है। तो ये वो चीजें हैं चंद जिनको लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली क्या कह दिया, तो घर में पड़ी हुई सैकड़ों चीजों में से, घर में पड़ी हुई सैकड़ों चीजों में से 7-8 चीजों को पकड़ के हमने जबरदस्ती क्या कह दिया, कैपिटल एसेट। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कैपिटल एसेट है, दैट इज शेयर्स। That is, shares also fall under the definition of capital assets. Shares भी capital asset की definition में fall करते हैं। शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के, आपने शेयर्स खरीद लिए, जैसे पीटीसीएल के अंदर आप पैसे डालना चाहते थे थोड़े से, तो पीटीसीएल के अंदर आप शेयर होल्डर बन गए। अच्छा, इसमें ना अब चंद रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, हम अपने समझने के लिए ना 2 कैटेगरीज बना रहे हैं, अपने समझने के लिए 2 कैटेगरीज बनाते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। किस कंपनी के शेयर्स? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, यानी शेयर्स जिन्हें आप कहते हैं शेयर्स। और दूसरी कैटेगरी बनाते हैं ज्वेलरी, पेंटिंग, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट एटसेट्रा। अभी काफी सारी चीजें पड़ी है ना ज्वेलरी के साथ। तो ये जो घर के अंदर पड़ी हुई पर्सनल मूवेबल चीजें हैं, कौन सी? घर के अंदर पड़ी हुई पर्सनल मूवेबल चीजें हैं, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पेंटिंग, कॉइन, मेडोलियन, ये जो सारे जिनके नाम आपने याद करने हैं, ये जो घर में पड़ी हुई पर्सनल मूवेबल चीजें हैं, इनको अपने समझने के लिए कैटेगरी 2 में कहने लगाऊं, और बाकी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं इनको अपने समझने के लिए मैं क्या कहने लगाऊं, कैटेगरी 1 कहने लगाऊं। अब भाईजान मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं
मैंने प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदा 50 रुपए का और बेचा 60 रुपए का। कोई बता सकता है 50 रुपए की चीज खरीद के 60 रुपए की बेचें तो गेन आएगा या लॉस आएगा? कितना गेन आया? ये गेन किस में ऐड होगा? मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऐड होगा। क्लियर? अच्छा, अगर 50 रुपए का शेयर खरीद के कॉन्सिडरेशन यानी सेल प्राइस 50 का शेयर खरीद के मैं 48 का बेचूं तो हाँ की बात है या तो की बात है? तो इसका मतलब है कि 50 वाला शेयर खरीद के 48 रुपए का मैंने बेचा तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। इसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन, मुझे नुकसान हुआ, इसे कहते हैं लॉस। क्लियर? अच्छा, किसी एरिया में किसी पोर्शन में गर्मी तो नहीं लग रही? जरा बताएं, ये चल नहीं रहा? नहीं, इसे जरा देखो, कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं तो इशू क्या? फिर क्या कह रहे हो? और किस एरिया में हवा नहीं आ रही? जरा हाथ खड़ा करें यार। अब इस एसी के लगाने से भी मसला हल नहीं हुआ, उन्हें को एक इधर भी लगवा दें 1-2 दिन के अंदर ना, इधर भी एक लगवा दें। इसको स्विंग भी करवा दो, इस वाले को। ये वाला क्या कर रहा है? खड़े हो, ये तो कर रहे हैं मुझे। हटो, मैं खड़ा होके तो चेक कर लूँ। खड़े हो जाओ, हाथ आगे करो। आ रही है? स्विंग नहीं है, वो तो नजर आ रहा है, स्टैंड है। ओके, अच्छा भाई, दूसरी चीज ज्वेलरी जो है, येलो शर्ट हाथ खोल लें हाइब्रिड क्लास से, जबरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज जो है मोहतरम ज्वेलरी है। ज्वेलरी, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, रेयर बुक, कॉइन, ये भी क्या है बोलें? कैपिटल एसेट। ये दोनों कैपिटल एसेट्स हैं, शेयर्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह। इनके बेचने पे गेन आएगा। मिसाल के तौर पे मॉम ने, अच्छा हाँ सॉरी, मैं बात कर रहा था कि 50 रुपए का आपने शेयर खरीदा, 48 रुपए का बेच दिया, कितना नुकसान हुआ? 2 रुपए का। ये नुकसान खर्चा है, माइनस करने की इजाजत है। ये नुकसान खर्चा है, माइनस करने की इजाजत है। ओके, नेक्स्ट, ज्वेलरी के बेचने पर गेन आया। मिसाल के तौर पे मॉम ने ज्वेलरी बेची 10,000 की और मॉम ने खरीदी 10,000 की और बेच दी 12,000 की। कितना गेन आया मॉम को? 2,000। ये 2,000 का गेन इनकम में जाएगा। ये 2,000 का गेन इनकम में जाएगा। और इधर ऊपर देख लें अगर आए हुए हैं तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। और ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचने के ऊपर क्या आ गया? लॉस आ गया। लॉस कैसे आया? मिसाल के तौर पे 50,000 का जेवर बेचा और 47 खरीदा और 47,000 का बेच दिया। बताएं जी कितना लॉस आया? भाईजान ये आप गम की खबर सुने, ये लॉस माइनस करने की इजाजत, डिडक्शन नॉट अलाउड का मतलब क्या है? लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। लॉस माइनस करने की इजाजत। तो ये जरा कैपिटल गेन के चैप्टर ने कंजूसी जाहिर की या खुलापन जाहिर किया? कंजूसी जाहिर की। तो कैपिटल एसेट्स कितने किस्म के हैं? 2, शेयर्स वगैरह और दूसरा ज्वेलरी, कॉइन, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह। जो पहले कैटेगरी वाली है उसका गेन इनकम है और उसका लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की, और जो दूसरी कैटेगरी है उसका गेन और लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बात नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात लिखी हुई है। लिखी हुई चीजें क्या नोट करनी है? शायर ने का खूब कहा है, लिख। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट। ये स्विंग पे ये भी लगवा दें, वो भी लगवा दें, वो लगे, ये भी, इसको भी करवा दें। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट। यार ये ना अभी ये अल्फाज ना पढ़ें, इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये हाईलाइट कर लें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 पे गेन आ जाए तो गेन इज इनकम और लॉस इज अलाउड एज। कैटेगरी 2 पे गेन आ जाए तो गेन इज और लॉस इज नॉट अलाउड एज। कैटेगरी 1 में लिख लिया आपने शेयर्स और कैटेगरी 2 में लिख लिया ज्वेलरी एटसेट्रा। मेहरबानी। कैटेगरी 1 में शेयर्स वगैरह और कैटेगरी 2 में ज्वेलरी वगैरह। ये क्या है? एग्जेम्प्ट एसेट। बता दें यार, एग्जेम्प्ट क्या होता है? हो सकता है हुकूमत ने किसी पे क्या लगाया हो? टैक्स लगाया हो, और टैक्स लगा के हुकूमत ने उस पर बाद में माफ कर दिया हो। इसे कौन सा एसेट कहते हैं? तो एग्जेम्प्ट एसेट कौन सा होता है? जिस पे टैक्स, तो इसके ऊपर अगर गेन आ जाए तो इनकम में ऐड होगा, इस पे लॉस आ जाए तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगा? नहीं होगा।
तो एग्जाम्प्ट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिन पे हुकूमत टैक्स नहीं लगाना चाहती। इन पे खुशी आ जाए तो इनकम में नहीं जाएगी, इन पे गम आ जाए तो लॉस के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। नहीं, वो किसी और चैप्टर में आएगा। अच्छा जी, अब ये किस रंग का सितारा है? काला। काला सितारा। काला सितारा का मतलब क्या है? काला सितारा का मतलब यह है कि अगर आपको कभी इनकम आ जाए, आपको क्या आ जाए? लॉस नहीं, क्या? इनकम आ जाए, और आपके खरीदने और बेचने की तारीख में 1 साल से ज्यादा का अरसा हो। खरीदने और बेचने किस तारीख में? 1 साल से। मिसाल के तौर पर आपने 2010 के अंदर चीज खरीदी और 2013 के अंदर चीज बेची। अब मिसाल के तौर पे जब आपने खरीदी थी तो चीज 10,000 की थी, जब आपने बेची तो 30,000 की थी। बोलें जी कितना गेन आया? 20,000। ये 20,000 का गेन इनकम में ऐड होगा, लेकिन एक रिलैक्सेशन है, 20,000 के गेन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से। 20,000 के गेन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 75%। एक फैक्टर है, यानी उसे ये कहा जा रहा है कि अपने पूरे गेन पे टैक्स दे या खाली गेन के 75% पे टैक्स दे। तो 20,000 पे टैक्स देगा या 20,000 का 75% 15,000 पे टैक्स? 15,000 पे टैक्स देगा। 15,000 पे टैक्स देगा। क्लियर? कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, अभी हम पूरा फुल फ्लेज न्यूमेरिकल करने लगे हैं। गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय इफ द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन, अगर खरीदने और बेचने की तारीख में 1 साल से ज्यादा का अरसा है तो गेन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 75% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, चलें जी सवाल शुरू करें। ये सवाल निकालें मिस्टर कासिम वाला। अभी देख लो, अभी सारा होने लगा, सारा इसी के ऊपर होगा। ओके, कौन से पेज पे है सवाल? 229। मिस्टर कासिम डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। इसने ये वाले एसेट्स बेचे हैं। शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड। इंशाल्लाह कल देखेंगे क्या होती है, कल इस पे तफसीलन बात होगी। पब्लिक अनलिस्टेड क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है। बस आप बाकी सारी बातें छोड़ें, बस ये शेयर्स लग रहे हैं ना, ये शेयर्स लग रहे हैं ना, कहाँ आगे लग रहे हैं? ये शेयर्स लग रहे हैं ना, ये शेयर्स लग रहे हैं ना, हैं भी शेयर्स। ये शेयर्स का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। कासिम ने अपनी बीवी बानो को बुलाया। बानो को कब? बानो ने कहा सरताज नहीं। सरताज ने कहा बानो बिक चुकी है, ये पकड़, 80,000 की बिकी है। अच्छा जी, तो क्या बेच दी? बेगम का जेवर, सोना। सोना कहां से पता चल रहा है? चलो सोना ही है, तो बेगम का सोना बेच दिया। अच्छा जी, इसके बाद पेंटिंग, उसके बाद पेंटिंग भी उस लिस्ट में आ रहा है। एग्जेम्प्ट एसेट है कोई? नंबर 1 एग्जेम्प्ट एसेट। नंबर, इसकी गेन के ऊपर इनकम और लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। और फिर क्या? अबे ऊपर देखते रहे, ये करें। और क्या है? कॉइन के बाद क्या बेचा? बेटे को बुलाया, कामरान इधर आओ बेटा, वो तुम्हारी गाड़ी थी। जी अबू। बेटा नहीं है वो। तो डिस्पोज्ड ऑफ कार ऑफ सन। बेगम को बुलाया, बेगम का वो हमारा डाइनिंग टेबल था। बेगम ने कहा जी नहीं है वो। होम फर्नीचर, घर का फर्नीचर भी इसने बेच दिया। तो इसकी इतनी चीजें बेचने से हमें यह फायदा हुआ कि हमें एक अच्छा न्यूमेरिकल मिल गया। He has also informed you that he has earned income from business of 9 लाख during the year। शुक्र है इसने और कुछ नहीं किया। अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? जान टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सफे पे हाथ फेरें, हाथ वाले के रजिस्टर पे सफे पे हाथ फेरें। वर्किंग 1 भाई, ये लास्ट रोज वाले आगे आ जाएं, आगे एडजस्ट होना पड़ेगा, किसी को बता दें वरना ये फॉन्ट साइज मुझे इतना बड़ा करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जी भाईजान, शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी, कितने के खरीदे, कितने के बेचे? कैलकुलेटर के बगैर बताएं, गेन आया लॉस? 40,000 वाली चीज अगर आप खरीद के 70,000 की बेच दें, 40,000 वाली चीज अगर आप खरीद के 70,000 की बेच दें तो
क्या आएगा भाई? एक और भाई को भी आगे आने दो, एक और भाई को भी, जल्दी आओ, व्हाइट शर्ट, एक मिनट रुके, जल्दी 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 जल्दी। तो 40,000 वाली चीज आपने खरीदी और खरीद के 70,000 की बेच दी, कितना गेन आया? 30,000 का गेन आया। तो गेन कैलकुलेट करते हैं जी। डिस्पोजल किसकी है? शेयर्स किस कंपनी के? एबी प्राइवेट कंपनी के। कितने के बेचे? 70,000। कितने के खरीदे? 40,000। गेन कितना आया? 30। लेकिन अभी आपने इस गेन को आउटर कॉलम में नहीं लेके जाना, इस गेन के साथ एक सुलूक करना है जो दुनिया देखे। अगर खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान कितना अरसा है? 1 साल से ज्यादा। 2008 2012 1 साल से ज्यादा का अरसा है। तो खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान अगर 1 साल से ज्यादा का अरसा है तो मेरी बात सुन लें, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। अगर खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान 1 साल से ज्यादा का अरसा है तो फिर गेन जो आएगा वो तो 30,000 है, लेकिन हुकूमत रिलैक्स करेगी और कहेगी पूरे गेन पे टैक्स ना दो, बल्कि कितने गेन पे टैक्स दे दो? 75%। चलें जी, 22 यहां से टोटल करते जाएंगे, ये हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगी। नोट कर लें, मेहरबानी। साथ वाला तैयार होके आता है या तैयारी भी करके आता है? तैयारी तो नहीं कर रहा। चलें जी आगे। आगे क्या बेचे? अब सबके पास बुक है ना, मैं उधर नहीं जा रहा बार बार। क्या बेचे जी? शेयर्स ऑफ डीई प्राइवेट कंपनी। कितने के खरीदे? 20,000। कितने के बेचे? 5,000। 20,000 की चीज अगर 5,000 में बेचे हैं तो बंदा तो जमीन पे लेट जाएगा गम में। तो क्या आ गया? लॉस आ गया। अच्छा जी, बताएं जी कितने का बेचा? बात सुना करें, कितने का बेचा, कितने का खरीदा, जो मर्जी पहले लिख लें, बस ये बताना चाहिए आपको गेन आया या लॉस आया। तो क्या आया? लॉस आया, लॉसा आया। लॉसा कितना? लॉसा 15,000 का लॉसा आया। चलें जी आगे चलें, मजा आ रहा है, आप तो रनिंग में आ गए आप। शेयर्स ऑफ डी कंपनी कितने के खरीदे? कितने? शक्ल बनाओ। ओ भाईजान तुम हस रहे हो यार, मैं शक्ल बनाने कह रहा, ट्राई करो। हाँ यस। शेयर्स ऑफ डी कंपनी कितने के बेचे? कितने के खरीदे? अच्छा, क्या आया? कितना? कोई सवाल किसी क्लास में? हाँ जी। नहीं, प्राइवेट कंपनी के अलावा ना मैं पब्लिक अनलिस्टेड भी आपको कल करवाऊंगा और उसकी डिटेल मैंने कहा था कल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ शेयर के लफ्ज पे फोकस करो। इधर देखें भाईजान, इधर लॉस आ रहा था 15,000 का, इधर 10,000 का लॉस आ रहा था। तो इधर हमने ये क्यों नहीं देखा कि 1 साल से ज्यादा अरसा है? वो रूल सिर्फ किसके लिए है? गेन को 75% से मल्टीप्लाई करना है या लॉस को भी? गेन को, जिस मर्जी किस्म का गेन हो, गेन को आपने 75% से मल्टीप्लाई करना है, लॉस को 75% से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्लियर? ओके, चलें जी आगे चलें। शेयर्स ऑफ एम कंपनी कितने के? 2 लाख के बेचे जी। कितना गेन आया? 1 लाख। खरीदने और बेचने की तारीख में कोई क्लास में बैठा हुआ रशीद बता सकते हैं कितना डिफरेंस है? भाईजान कह रहे हैं 9 माह, गरारियां घूमी हुई हैं। 1 मार्च 11, इसका ना जम मारा करें, लॉन्ग जम। 1 मार्च 12, 1 साल हो गया, लेकिन 1 मार्च 12 से 4 दिन पहले बेचनी है, तो 1 साल के अंदर अंदर बेचे हैं। चलो 2 दिन पहले, फरवरी 28 का लगा लो। बहरहाल 1 मार्च 11 से 1 मार्च 12 कितना अरसा होगा? 1 साल के अंदर अंदर बेचे या 1 साल के बाद बेचे? अगर 1 साल के अंदर अंदर बेचे
तो मुझे बता दें, शर्माना नहीं है हमने, मुझे बता दें ये शेयर्स वगैरह हैं या ज्वेलरी है? ज्वेलरी वालों के लिए 21 तोपों की सलामी। शेयर्स, ये शेयर्स हैं। शेयर्स के बेचने पे क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,40,000 का। तो शेयर्स कैटेगरी 1, इनके बेचने पे क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। गेन के ऊपर सितारा लगा हुआ है। सितारे का मतलब है गेन को 75% से मल्टीप्लाई करते हैं अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से। तो अब जरा मुझे बताएं, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है? तो फिर 75% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 लाख माइनस 60,000 कैलकुलेटर के बिना बताएं कितना आ रहा है? मेहरबानी 1,40,000। हो नसीमा की ज्वेलरी भेज दी इसने। ज्वेलरी चलो खैर, ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ। कितने की खरीदी थी? कितने की बेची? 80,000 की। गेन आया? गेना? गेना कितना गेन? 70,000। ज्वेलरी ऑफ मोहतरमा जी कितने की? पहले खुशी की खबर सुनाएं। 80,000। 80,000 की बेची। खरीदी कितने की थी? गेन कितना आया? 70,000। जरा होल्डिंग पीरियड देखते हैं कितना है। जहेज के वक्त की है या बाद की है? जहेज के वक्त की कहाँ है? शोर ने खुद खरीद के दी हुई है, डेट ऑफ परचेज गिवन है। अच्छा, 1 साल से ज्यादा। कोई बोंगा 7 और 8 को कंपेयर ना करे दीवानों, 2007 और 2011 ही काफी है कंपेयर के लिए, देखने की जरूरत ही नहीं। 2007 और 2011 में 1 साल क्या कई साल आ जाते हैं बीच में। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से। बीवी का ज्वेलरी का मुस्कुरा रहा है जी, ज्वेलरी का होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। ओके, तो गेन को था कितना? मल्टीप्लाइड बाय 75% जी। 52,500। पेंटिंग कितने की? आप जल्दी फारिग करें क्या? आप लेके ही बैठ गए सवाल को। पेंटिंग कितने की खरीदी? 97 की। बेची? कासिम के लात देखें। अच्छा जी, तो 20,000 की। यार ठहर जाओ यार, भाईजान जाए आप। तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा सही? तो 90,000 की खरीद के 20,000 की बेच दी। कितना नुकसान आया? 70,000 का नुकसान आया। पेंटिंग भी अभी हमने पढ़ा था, उस लिस्ट में है जिसमें कॉइन और ज्वेलरी है। सरताज क्या हो गया? धड़ाधड़ चीजें बेची जा रहे हो जी। कंसिडरेशन 20,000। इसने कहा बेगम ये तो टैक्सी है 2012 है, 13 में देखना क्या क्या होगा। 20,000 माइनस 90,000। भाईजान प्लीज प्लीज नो कमेंट्स। कितना? क्या है? कैटेगरी 2 है। ज्वेलरी पेंटिंग टाइप कोई चीज है। इस पे क्या आ गया है? लॉस इज नॉट अलाउड है। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लॉस इज नॉट अलाउड एज। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। पेंटिंग पे, ज्वेलरी पे, कॉइन पे, मेडोलियन पे, इन चीजों पे लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। मास्क क्यों पहने लगे? कुछ फील हो रहा है? अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, पहनो। मैं तो वैसे पूछ रहा था एकदम क्या। अच्छा जी, चलें जी, यहां तक क्लियर हो गया। वापस आ जाएं जितने दी। एग्जाम्प्ट एसेट बेचा है और 10,000 का क्या आया है? लेकिन होल्डिंग पीरियड भी देखने की जरूरत नहीं है, छोड़े परे, क्योंकि एग्जाम्प्ट एसेट तो एग्जाम्प्ट है, इस पे टैक्स है ही नहीं। हाँ, एग्जाम्प्ट एसेट को शो कर दो। एग्रीकल्चर इनकम तो हम ऐड करके लेस करते थे ना, लेकिन इसको बस ऐसे डैश डाल के शो कर दें। एग्जाम्प्ट एसेट इस तरह शो कर दें, आवाज एक आएगी थोड़ी सी। यही बातें याद रह जाती हैं, बाकी भूल जाती हैं क्लास में क्या पढ़ा था। ओके ओके
अब ये ना बताना वो पास हुआ है या नहीं। ओके, एग्जाम एसेट 2, एग्जाम एसेट 2 खरीदा कितने का? 25,000 का। बेचा कितने का? 5,000 का। नुकसान कितना आया? इनका नंबर है आपके पास? ठीक है। नुकसान कितना आया? 20,000। जी भाईजान, जो एग्जाम्प्ट एसेट हैं इनके बेचने पे अगर गेन आएगा तो इनकम में ऐड नहीं होगा, और अगर लॉस आएगा तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पेंटिंग देखें, पेंटिंग किस कैटेगरी में आ रही है? कैटेगरी 2। पेंटिंग, ज्वेलरी वगैरह और मेडोलियन और कॉइन जो लिस्ट पड़ी थी उनमें भी यही रूल है, लॉस इज नॉट अलाउड एज, लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर आपने लिखनी है कैलकुलेशन तो यहां भी लिख लें, कैलकुलेशन लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल में गेन या लॉस इनकम में ऐड नहीं होना। नेक्स्ट, छोटा बेटा बोला अबू नहीं नहीं नहीं, चुप, और अबू कॉइन बेच के आ गए। कितने का खरीदा था? ओ पुत्र तीनों की पता की लबड़ा है यार, चुप कर जाकर। और कितने का बेचा? 6 लाख का दुनिया में। अच्छा जी, 2007 में खरीदा था, 2000। अच्छा जी, ये क्या है? कॉइन। कॉइन किस कैटेगरी में आता है? कॉइन, कॉइन पे क्या है? गेन किस में जाएगा? लेकिन अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हुआ तो गेन को फिर, तो इस बुनियाद के ऊपर मुझे बता दें कॉइन पे कितना गेन आया? 3 लाख वालों, पहले तो गेन बताओ। 4 लाख। 4 लाख को फिर 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, लिखें जी, कॉइन स्वीट कॉइन। कितने का बेचा? 6 लाख का। कितने का खरीदा था? 2 लाख का। कितना गेन आया? मल्टीप्लाइड बाय, ये गेन को 75% से मल्टीप्लाई करें, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, ये चक्कर गया है। यहां खरीदने और बेचने के दरमियान में 1 साल से ज्यादा का अर्सा है, वहां गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। जी बोलें। बेटे मैं तेरे से बहुत तंग आ गया हूं, तेरी गाड़ी बेचने लगा हूं, अबू मेरी जान चली जाएगी। बेटे टेंशन ना ले। कार ऑफ सन कितने की खरीदी थी? 3,000 की नहीं, वापस आ जाए, ऊपर आए थोड़ा सा। कितने की खरीदी थी? और तेरी खैर, बेची कितने की? 6 लाख की। अच्छा जी, अब बताएं जाए क्या करें? कैटेगरी 1 में तो शेयर जाते हैं बस। दानिश भाई ये कूलिंग नहीं हो रही तो एक जो है ना इधर भी, हाँ मजा नहीं आ रहा, इधर भी एक। अच्छा जी बताएं जी, गेन 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 गेन, ना ये कैटेगरी 1 है, ना ये कैटेगरी 2 है, ना ये एग्जाम्प्ट एसेट है। अब आप क्या करें? ऊपर आ जाएं, सबने ऊपर आना है। चलें चलें चलें, ऊपर आ गए। अच्छा, ऊपर आने के बाद बैठे था दोनों। नहीं, कूलिंग तो इस वक्त मेरे ख्याल से चारों की हो रही है, लेकिन किस किस जगह गर्मी लग रही है वो जरा हाथ खड़ा कर दें हजरात, जहां जहां। हाँ जी, ये इधर लगा तो कल उन्होंने भी कहना गर्मी लग रही है, वैसे चलो ट्राई कर लो पहले। अच्छा ठीक है, चलें जी, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब अगली बात मुझे ये बताएं कि ये जो गेन आ रहा है किस पे आ रहा है? गाड़ी पे बैठ के आ रहा है या गाड़ी बेच के आ रहा है? गाड़ी बेच के क्या आ रहा है? अगर गाड़ी बेचकर गेन आए, अगर गाड़ी बेचकर गेन आए, ये काम वैसे कल करना, कल इसी तरह पहले चला देना, पहले ये तजुर्बा कर लो। अगर गाड़ी बेचकर गेन आए तो मुझे बताएं क्या गाड़ी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है? तो हमने पढ़ा था कि मूवेबल चीजें जो घर में पड़ी हुई हैं वो तो कैपिटल एसेट हैं ही नहीं। तो गाड़ी और इसके अलावा घर में पड़े हुए बर्तन, घर में पड़ी हुई प्लेटें, घर में पड़े हुए समोसे के रोल के समोसे, घर में पड़े हुए बेसन का मटेरियल, वो सारा का सारा बोले 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 मूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, इसलिए गाड़ी तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो गेन या लॉस कहेगा। और याद रखिएगा, घर की गाड़ी बेचना किसी चैप्टर में नहीं जाएगा, अगर किसी और अदर सोर्स के चैप्टर में भी जाना होता तो लॉ मेकर बताता। तो इसलिए घर की गाड़ी किस वजह से मैं बाहर निकाल रहा हूं, घर से बाहर नहीं निकालूंगा, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्यों बाहर निकाल रहा हूं? क्योंकि हैंड ब्रेक खोलें तो गाड़ी मूवेबल है। तो कार ऑफ सूरज,
मेरा चांद, मेरा सूरज, तो सन की गाड़ी बेच दी, तो बताएं जी, नॉट अ कैपिटल एसेट, वजह लिख दें, नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट लास्ट चीज जी, होम फर्नीचर, घर में पड़ा हुआ फर्नीचर। भाईजान घर में पड़ा हुआ फर्नीचर कॉइन पेंटिंग वाली लिस्ट में आ रहा है? अभी लिस्ट पड़ी थी, आ रहा है? अगर उस लिस्ट में नहीं आ रहा तो ये क्या है? मूवेबल है। अगर मूवेबल है तो फिर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। हाँ जी, इसको भी प्रेजेंट करना जरूरी है। होम फर्नीचर नॉट अ कैपिटल एसेट, इसका टोटल करें। अच्छा, पहले से ही निकाल के लाए हमें लगता है 4,90,000। और न्यूमेरिकल के फेस पे जाएं और बिजनेस और कैपिटल गेन का टोटल करें और टैक्स निकाल लें। न्यूमेरिकल का मुंह पूरा कर लें। अच्छा नहीं, अबू बकर को पावर पॉइंट पे ग्रिप आ गई आपकी, जो मैं कहूँगा वो बता दिया करोगे। भाईजान टैक्स निकाल लेना यार, इसका निकाल भी लिया टैक्स। बिजनेस कैपिटल गेन को जमा करें। ये इतनी डाउन क्यों है, ये भी नोट कर लो, इसको सही होगा क्या। टाइम पे क्यों नहीं आते आप लोग? टाइम पे क्यों नहीं आते? आप टाइम पे आते हैं, पूरे टाइम। टेबल 1 लगेगा 2? टेबल 1। मिस्टर कासिम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000। यार ये प्लीज ये ना करें आप लोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं कैपिटल गेन का चैप्टर भी टेस्ट में डाल दे, बस होती है ना, क्या मतलब, बस चैप्टर इतना ना किया करें, बस जितना आपको कहना उतना करें। चैप्टर 4 इनकम हम प्रॉपर्टी रखें, अब कैपिटल गेन भी बीच में डाल दें, डालने तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब बस होती है ना। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम, ये मैं बता रहा था, पूछ नहीं रहा था कुछ। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? 9 लाख। जी कौन तरकीब सुन सुन के इस पे तैयार हो गया कि मैं ईद की छुट्टियों पे घर नहीं जा रहा, इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सितंबर में जाऊंगा। जी वेल डन, एक ही दफ़ा इंशाल्लाह सितंबर में घर जाऊंगा, बीच में कोई मसला हुआ घर वालों को इधर बुला लूंगा। अच्छा 4,90,000, ये ईद की छुट्टियां अगर आप इधर गुजार लेना तो लुट मत जाए। इस एक महीने में जो पड़ा है ना, उसको आप जो है वो इतनी फीती कर दे और आपको अगस्त के अंदर बिल्कुल मजे होंगे। यार ये एक महीना तो मैंने 100% रिवाइज कर लिया था। तो ये कमाल हो जाए, ईद की छुट्टियां हॉस्टल में 1390,000। आप बता दें जी जगह बदलने वाले भाई, टैक्स लायबिलिटी कितनी है? आप बता दो, क्लासेस वाले भाई जल्दी बताएं। 70,000। भाईजान इनकम फ्रॉम सैलरी इसकी 0 है, तो टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे, सैलरी से कंपेयर करेंगे, सैलरी आएगी कम। जब सैलरी आएगी कम तो टेबल 1 प्लस 15% ऑफ 1 98500। चलें जी, हर गाय लुट मचाए। 5 से 6 नंबर का मची हुई लुट को क्या मचाना मेरे भाई। जल्दी 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 आखिरी फिगर सबकी मैच कर जाए। टैक्स पेबल टू शहबाज शरीफ 98,500 है तो है, अब क्या करें, आपका दिल चाहे ना चाहे। ओके किस पे? जी बिल्कुल। अच्छा ये जो है ना इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है वैसे आजकल में। ये जो वाइफ और सन है ना, इसके बारे में ना लिखा हो तो इनको हम एज्यूम करेंगे डिपेंडेंट।
अगर तो ये खुद कोई काम कर रहे हो ना, फिर तो शायद वाइफ अपनी ज्वेलरी पे खुद टैक्स देगी, लेकिन अभी तो ये लफ्ज एक लिखा हुआ था डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का मतलब है कि फिर शोहर की इनकम में या बाप की इनकम में ही चीजें जाएंगी, अनलेस के वाइफ या सन ने इंडिपेंडेंटली कोई काम शुरू कर दिया तो फिर वो उनकी इनकम में जाएगा, स्पेसिफिकली इस केस में। ओके, ये पेज कौन सा चल रहा है आपका? मेरा असल में पुरानी किताब का पेज है, आप जरा बता दें पेज कौन सा है, पहले वाले पेज पे आ जाएं। 226.1 पढ़े जी। Again arising on the disposal of a shall be chargeable under the head, जो गेन आया है बेचने पे वो किस चैप्टर में जाया करेगा? जाहिर बात है कैपिटल एसेट के बेचने पे गेन किस चैप्टर में जाया करेगा? और कैपिटल एसेट कौन कौन से हैं? हमने कैटेगरी 1 वाले शेयर्स हैं और कैटेगरी 2 वाले ज्वेलरी और बला 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 बला। आखिरी 5-7 मिनट याद कराइएगा, कोई प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे, फिर आपको होमवर्क में दिया जाएगा, फिर उससे कल डिस्कस करेंगे। अदर देन गेन कल वाला हो गया था होमवर्क में, क्लास वर्क वाला भी कर लिया था। नो सर, अदर देन गेन दैट इज एग्जाम्ड फ्रॉम सेक्शन 15 ये याद हो गया सबको, डिडक्शंस वाला सारा, बैड डेट की 3 शराइत भी याद हो गई हैं। कमाल हो गया यार, आप लोग फ्लाई कर रहे हैं। अगर कोई मसला है फ्लाई में रहा तो इस चैप्टर को साथ साथ याद करें। अदर देन गेन दैट इज एग्जाम्ड फ्रॉम, किस गेन को इनकम में नहीं डालना? जो एग्जाम्ड है टैक्स से। ओके, अच्छा जी, एक मसला है आइंस्टाइन के सामने भी आया था, लेकिन वो कुछ कमेंट किए बगैर इस जहाने फानी से पूछ कर गया। 17 में आपने शेयर्स बेचे, लेकिन जिस बंदे को शेयर बेचे उसने कहा पैसे भाईजान अगले साल, तो शेयर बेच के पैसे आपको रिसीव हुए अगले साल। गेन अराइज कब हुआ? कमाया कब? और गेन आया कब? यानी कि पैसे आए कब? गेन नहीं आया, गेन तो 16 में आया। गेन आया कब? गेन आया 16 में, या गेन आया या इनकम कमाई 16 में, लेकिन गेन मिला कब? 17 में। अब सवाल यह है कि अगर आप शेयर बेच दें इस साल या ज्वेलरी बेच दें इस साल और सुनार कहे मैं पैसे दूंगा अगले साल, तो किस साल इनकम में ऐड होगा? तो जवाब है जिस साल आपने ये बेचा। पढ़ें जरा मसला है फीसा गौरस। द गेन, ट्राई किया करें, द गेन is taxable in the year in which it is earned and not the year in which it is received. For example, guys, it means if you sell the shares in 16 and receive the cash in 17, income will be taxed in 17 नहीं 16। इनकम की साल टैक्स लगेगी जी 16 में। यार ऐसे ही इसने पंगा लिया हुआ है, इसने जो एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन है ना उसकी 2 मिसालें दे दी हैं मसाला लगा के। एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन की 2 मिसालें दे दी हैं, हालांकि ये मिसालें कभी टेस्ट भी नहीं हुई और हमें को लिफ्ट भी ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल उसने 2 मिसालें दे दी हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ पूरी क्लास के सामने। एक है जी ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट। स्टॉक एक्सचेंज में ना ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स, उनका काम ये नहीं होता कि अपने लिए शेयर खरीदें बेचें, वो दूसरों के लिए भी शेयर खरीदते बेचते हैं, जिनको आप डीलर टाइप कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में डीलर होते हैं, डीलर ने अपने भी मकान खरीदे होते हैं, हम लोगों के लिए भी खरीदते बेचते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में ना मेंबर्स होते हैं, डीलर्स। डीलर्स का काम होता है लोगों के लिए शेयर खरीद के बेचना। तो डीलरशिप जो स्टॉक एक्सचेंज में है वो करोड़ों रुपए की मिलती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई बंदा मेंबर है, उसे 10 करोड़ की सीट मिली और कल करा को वो 12 करोड़ की बेच के चला गया, तो लॉ मेकर कहते हैं ये जो गेन है इसका हम माफ कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को इनकरेज करने के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप सीट समझ लें। तो एक बंदा अपनी सीट दूसरे को बेच के अगर जाए तो गेन आएगा, तो इनकम में ऐड, ये एग्जेम्प्ट गेन की एक मिसाल है। ये पिछली गली से आप निकले तो सियालकोट को एक रास्ता जाता है, तो सियालकोट पाकिस्तान में है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी ऐसा इलाका जहां से बाहर के मुल्कों में चीजें क्या होती हैं। तो अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जिसके जो सेटअप बनी हुई है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरिया में, तो फिर ऐसी कंपनी के शेयर्स अगर आपने खरीद के बेचे तो गेन जो आएगा वो माफ होगा या टैक्सेबल होगा? माफ होगा। तो ये 2 चीजें रटा प्रोग्राम टाइप चीजें हैं, इनको याद कर लें। नंबर 1, हाँ चलो बात हो गई, अब आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट्स, या बोले गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, ये ऐसी रटा प्रोग्राम है, छोड़ें। पॉइंट 2, यार ये ना एक फॉर्मूला है, ये आपने समझना है और जरा फोकस करके। अगर कभी आप शेयर बेचें 12 रुपए के और खरीदे थे आपने 10 रुपए के, तो गेन आया 2 रुपए, इसका फॉर्मूला आपने समझना है, ए माइनस बी। यार ये समझ लें आप, फिर समझ नहीं आता घर जाके, फिर ऑनलाइन वाले मैसेज कर रहे होते हैं
पढ़ें, द गेन, द गेन शैल बी कटा जाएगा एज फॉलोज, अ माइनस ब, वेयर अ इज द सेल प्राइस, अ इज द एंड बी इज द कॉस्ट। अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पे जरा फोकस करें, मैं 5 सेकंड की ब्रेक ले रहा हूं। गेन निकालने का तरीका सीख लिया आज हमने यार, गिर होगी यार कसम से हाथ से तो गेन निकालने का की नहीं होगी, ए माइनस बी याद हो जाएगा। इधर ही कर लें, थोड़ा कोशिश करें, ए माइनस बी, यार एक्सेलेंट, जबरदस्त समझाया टीचर ने। अच्छा पॉइंट 3 पढ़ें जी, पॉइंट 3, where the holding period of a capital asset is more than, ये कल पढ़ेंगे। The gain shall be calculated as follows, gain into 3/4, गेन को 3/4 कर दें, तो गेन को 3/4 का क्या मतलब है रशीद आजकल 70, गेन जो कि निकला है सबसेक्शन 2 में, इस ये तो पेपर में नहीं लिखना होता ना, ये अब कहाँ याद रहेगा, हमें बस इस तरह लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ गेन इंटू 3/4। भाईजान ये ऐलान करके ना जाया करें। अच्छा आगे, यार अगर खामोशी हो तो फिर क्या समझा जाएगा? नहीं नीम रजामंदी नहीं, भाईजान वापस आ जाओ यार, हाथ धोगे हर वक्त ही। इफ क्वेश्चन इज खामोश, अगर क्वेश्चन क्या है अबाउट द, बता ही नहीं रहा कब खरीदा कब बेचा, तो अजम्पशन ले सकते हैं हम कि होल्डिंग पीरियड 1 साल से, बहरहाल जो मर्जी अजम्पशन ले लें तो अजम्पशन ली जा सकती है, लेकिन वैसे ये होता नहीं, पिछले 5-10 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसने होल्डिंग पीरियड ना बताया हो, वो होल्डिंग पीरियड बताता है, वो होल्डिंग पीरियड ही क्या जो बताया ना जाए। सुभान अल्लाह, शायर ये शेर कह के दुनिया से चला गया था। अच्छा अब निकाल लें इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर, वापस आ जाए भाईजान जिथे ही ना 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 भाई, मैं मुनासिब बातें किया करो, सीए करे ऐसे फास्ट क्लास में ना बोला करो, आगे तो आपने भाग जाना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 1000 साल और रोना पड़ता है, फिर भी नहीं होता चमन में। क्वेश्चन नंबर 7 निकालें, कौन सा? कंपनी वो प्रॉपर्टी में, वो यार हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि कंपनीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको मैं सही करा दूंगा, फिर उसको मैं सही करा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन कहा है आपको? 7। सोहेल नहीं आता था, ये वाला कहाँ किया है? सोहेल रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑन द बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ, हाँ आप सही कह रहे हो, उससे मिलता जुलता किया था। ऑन यकम 10/2000 ही रेंटेड आउट द टू बाकी रेट एनुअल रेंटल ऑफ 12, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये किया था हमने, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया था। दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द बिल्डिंग। भाईजान ये क्या है? पाया। खुदा के लिए कौन कह रहा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? फड़ ले बंदा जूता, ये इनकम प्रॉपर्टी है। और भाई ये अदर सोर्स है, और खुदा दा खौफ कर, दिस इंक्लूड 15,000 का मतलब है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, पता नहीं क्या शहरी में खा गया, सॉरी। तो भाई ये दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 का मतलब है कि इसमें अदर सोर्स पड़ा है, तो ये खुद फिर प्रॉपर्टी भी है। तो ये जो 12 लाख है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। इसमें पड़ा है 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड फॉर द बिल्डिंग, और ये 12 लाख माहाना है, सालाना है, माहाना है, सालाना है, माहाना है, सालाना है, सालाना, और ये 15,000 माहाना है सालाना। वापस आ जाए, सीए करें, पता नहीं क्या शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, वर्किंग वन पढ़ें, चीती पीती कर दें इसकी। टोटल रेंट कितने? 12 लाख। कितने बजे उठ जाते हैं? 6:30 उठ जाते हैं। शहरी के पास होते नहीं है, पढ़ के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, अरे जज्बा होता है, वैसे जज्बा चलाता है बंदे को, मैंने देखा है, जज्बा हो तो बंदा जो है, लेकिन ये नहीं कि नींद भी पूरी ना करें, 1-2 दिन जो है वो शौक में पढ़ लें, बाद में जो है टाइम हुए हो। अदर सोर्स की कितनी थी पर मंथ?
15,000। ये जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो आराम सुकून सुकून से चलता है, यानी 5-6 घंटे दिन में सो भी जाता है। 15,000 ज़रब 12 इज इक्वल टू 1,80,000। मेहरबानी, ये मेहरबानी मैं आपकी रिस्पेक्ट में कहता हूँ, आप कुछ और ना समझा करें। बैलेंसिंग 12 लाख माइनस 1,80,000, ये कुछ ज़्यादा सुनाए हुए बैठे हैं, किताबें बंद कर दी हैं, पढ़ ले बंदा जुत्ती दे। क्या 20,000? ओके ओके, होन तसल्ली। ये ग्रॉस रिसीट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की और ये ग्रॉस रिसीट इनकम फ्रॉम, लेकिन इसमें एक मसला है, ये हमारे साल की नहीं है। अब तो भाई ने निच भी ले ली, ये हमारे साल की, हमारे साल की देखनी पड़ेगी कितनी है। यकम 10, तो 10, 11, 12 और फिर जनवरी फरवरी, कितने महीने हो गए? तो 9 महीने घर किराए पे रहा। रिपेयर, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट कलेक्शन चार्जेस। मिस्टर सुहेल ऑल्सो पेड सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ टू ईच, ट्राई करें, to each of the 2 security guards at building। चलें जी, वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ग्रॉस रिसीट 10200000, एनुअल है। हमें कितने महीने की चाहिए? 10 महीने की नहीं चाहिए भाईजान, 9 महीने की। निकाल देंगे आप या फिर कल तक? 7,65,000, चेक के रखें काम को, इस तरह के बच्चे चाहिए। चला यार आगे तू ही। लेस रिपेयर अलाउंस 1/5 करके बता दें भाईजान, आप चुप रहे। 1,1,5,000 में लगता है भाईजान 1020 पे निकाल रहे थे। अच्छा, अगला खर्चा कौन सा है? इंश्योरेंस। पूरा माइनस करें थोड़ा माइनस करें, कितना? 10,000। अगला खर्चा कौन सा है? प्रॉपर्टी। पूरा माइनस करें थोड़ा सा, मेहरबानी। रेंट कलेक्शन, ये से ज्यादा जो है ना तंग करने आ जाता है। अच्छे वाला चल रहा होता है बंदा, ये नंबर देने के लिए आ जाता है, अपना नहीं आपको मार्क्स देने के लिए। लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है? मेहरबानी। या 4% ऑफ, ऑब्वियसली इसका 4% जो इससे ज्यादा ही आना है मेरे ख्याल से। लोअर बताएं जी, 2-3 बंदे लगे, जरा जल्दी निकल आएगी चीज। 579, मेहरबानी। 579,000। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें वर्किंग 2 को, फिर वर्किंग 3 करते हैं। ऐसे ऐसे करके वैसे ही हो गई। ना 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 ना, रशीद हॉर्न नहीं। कमाल कर दिया येलो शर्ट हाइब्रिड क्लास में आपने, उसके बाद से हाथ नहीं बांधे मुझे लगता है। वेल डन, एक्सीलेंट, कीप इट अप। हाथ खड़े कर दो जरा, खुश हो जाऊं। वेल डन, ओके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस रिसीट पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, या टोटल को पकड़ के 12 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 9 से, जो मर्जी कर दें, जो मर्जी कर दें। पर मंथ कितने? 15,000 ज़रबे बाहर कितना आया? 1,35,000। मेहरबानी। लेस खर्चे, इसमें से इसके खर्चे माइनस करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह महाने सालाने, महाना सालाना है, महाना है। अच्छा, 2 हैं, एक है सिक्योरिटी गार्ड। 4,000 के साथ ईच लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? ईच लिखा हुआ ईच 4,000 के साथ, तो 2 गार्ड, एक आपके दाईं साइड पे बैठा है, एक बाईं साइड पे बैठा है जी। 72,000 बोलें तो 63,000। हो कमाल है यार, 2 मिनट रहते हैं अभी। अच्छा, अब नोट कोई नहीं करना, इतना आसान चीज भी नोट करनी है तो फिर क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13 कर दें। 13 फरहान नहीं होता था और इमरान, उन दोनों ने ना कोयटा के अंदर गेम डाली। कोयटा के अंदर उन्होंने एक बिल्डिंग खरीद ली हिम्मत करके। द बिल्डिंग हैज बीन रेंटेड आउट टू अ कंपनी, और फिर किसी कंपनी को किराए पे दे दी। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी।
बताएं जी, दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है भाईजान, शेयर्स नहीं प्रॉपर्टी किराए पे दी है। अब हाँ वो आपकी बात नहीं समझ आ गई जो आप कहना चाह रहे थे यार। अगर पेज नंबर 215 पे आए, साथ वाले की बुक जो खुली हुई है वहां पे, तो where any property is owned by two or more persons and their respective shares are definite and ascertainable, the person shall not be assessed as an AOP and the share of each person in the income from property shall be taxable in their। इतना सा लिख कर आ जाएंगे। और मेरा मशवरा ये है कि नोट भी डाल दें आप। ये तो थ्योरी का सवाल है ना, थ्योरी का सवाल है, तो थ्योरी के सवाल में अगर हम दोनों बातें करें तो क्या हर्ज है कि अगर तुम्हें शेयर्स पता है तुम दोनों के, तो अलग अलग टैक्स दे दो, और अगर तुम दोनों के शेयर नहीं पता तो फिर नोट डाल के आ जाएं। ये नोट भी डाल के आ जाएं, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड एंड देयर शेयर्स आर नॉट डेफिनेट एंड द प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज जॉइंटली ओन्ड बाय देम, और इनको यूपी समझा जाएगा। तो लिखें जरा सवाल के साथ, थ्योरी का सवाल है, शेयर्स भी नहीं दिए हुए, दोनों बातें कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, एक बात ना करके दोनों बातें कर रहे हैं। थ्योरी के सवाल में दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर वाज़ेह तौर पे शेयर दिए होते फिर दूसरी बात करने की जरूरत नहीं थी। अभी दोनों बातें कौन सी करनी है देखें, एक ये और एक ये।